करें, आपका एक स्टेटस है, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, लेकिन पहले आप मुस्लिम भी हैं। तो दिल पे हाथ रख के बताइए, गांव देहात में वाली जो रिपोर्ट है उसकी बात बताइए, क्या वाकई मुसलमानों का शोषण हो रहा है बीजेपी सरकार में? प्लीज सच सच बताइएगा। देखिए, मैं लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करता हूँ, शिक्षा परिषद सदस्य हूँ मदरसा बोर्ड में, और ये मेरी खुशनसीबी है कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। दूसरी बात, हमें अपने ही मुस्लिम लोगों में जाना होता है, उन लोगों की आप दिल की बात सुनेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। वो ये चाहते हैं कि जैसे हमें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, बार बार हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब कार्यकाल में ही रहना पड़े, उनकी ये तमन्ना हो रही है। और आपने अभी नगर पालिका चुनाव में देखा किस तरह से हमने मुस्लिमों के वोट अर्जित किए हैं, और इंशाअल्लाह आगामी लोकसभा चुनाव में भी हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट लेंगे। किसी चीज से मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास में। भगत जी अपना पॉइंट रखिए, फिर दीपक जी, उसके बाद फिर विजय जी के पास आता हूँ। छोटा छोटा। हाँ भगत जी। जी। राहुल जी ने जो बोला वो तो खैर, वो जो बात बोली उन्होंने कि भगवान को भी जाके पढ़ा देंगे, वो तो सच बात लगती है हमको भी। ये बात तो है कि मोदी जी के पास इतना नॉलेज हो चुका है कि भगवान आएंगे तो बोलेंगे हमारे पास ये है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसमें उनको वो है दिक्कत, लेकिन वो भी, उनके पास भी अपनी एक विजडम है। उस विजडम के आधार पर, और भारत की परंपरा भी ये है कि यहाँ पर भगवान के तथ्यों को भी चुनौती दी जा सकती है, या उनको भी बताया जा सकता है। ये सनातन परंपरा है। गुरुओं को भी सिखा दिया जा सकता है, जैसे गुरु गोरखनाथ मछिंद्रनाथ को चैलेंज कर दिए थे कि कहाँ बैठे हो आप। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है। ठीक है भगत जी। जी भूपेंद्र जी, ये तो मोदी जी का बढ़ता हुआ एक चरित्र है कि जहां पर भगवान के साथ में बैठकर उनके बारे में डिस्कस की जा रही है। लेकिन पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल जी ने जो उनका भगवान से कंपैरिजन कर दिया, उस पे आप बोल रहे हैं बड़े लेवल की बात हो गई है। अच्छा। क्योंकि जो भगवान और मोदी जी को साथ में जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो है इसमें, ताकत तो है इस चरित्र में। लेकिन एक चीज और है, अगर राहुल गांधी जी विदेश में जाकर गरीबी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या भारत का मंच कम पड़ गया था? देखिए, घर की बातें घर में रहे तो अच्छा होता है, और अगर घर में ही कितना शोर मचाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। आप इन मसलों की आपसी लड़ाई है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों जरूरत पड़ेगी? हम दूसरे को नहीं, वो बोलते सरपंच बनाए। राहुल जी बोलते हैं मीडिया पर कब्जा कर लिया, इधर संस्थानों पर कब्जा कर लिया, तो उनको बेचारे जाना पड़ रहा है। अब क्या करें हम? तो फिर विदेश ही चले जाएं, हो सकता है कि कल घर पर भी कब्जा हो जाए। तो विदेश ही जाकर बैठ जाए जब ये सारी तो घर छीन तो लिया आपने, पाला नहीं जा रहा है और इतना डर है। अरे प्रतिष्ठ एक पार्टी से जुड़े हुए हैं जो अपने आप में वैल्यू करती है। कांग्रेस, जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था संबोधन के लिए, एक अलग ही प्रतिष्ठा थी भारत की कि अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा है संबोधन के लिए। और आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि करप्शन है, बेरोजगारी है, नए संसद जहां पर पूरी संस्कृति दिखाई गई है, नई संसद भवन में मोदी जी भेज दे राहुल जी को, मतलब ये होना चाहिए है, डेलीगेशन का पार्ट बना के भेज दे राहुल जी को। है ऐसा किया जाए क्या है? अगर ऐसी बात है तो अगर वो वहां पर अच्छे प्रेजेंट तरीके से इंडिया को रख सके। दीपक जी, ये मोहब्बत की दुकान कैसी चल रही है आपके हिसाब से? ज्यादा बिक्री हो रही है या फिर क्या है? वो तो कह रहे हैं भारत भी जोड़ दिया हमने, कर्नाटक जोड़ दिया। देखिए, मोहब्बत की दुकान गलत जगह जाके उन्होंने लगा ली है। भारत तक तो ठीक था, लेकिन जो दुकान उन्होंने विदेश में जाके कोशिश की है लगाने की, वो जगह बहुत गलत है। और जिस तरह का सामान वो वहां पर बेच रहे हैं, वो यहाँ पर तकने तक तो ठीक था, लेकिन आप जब घर का जो खराब चीजें हैं वो बाहर जाके बेचेंगे तो पूरा जो घर की मार्केट है वो खराब हो जाएगी। अगर भारत के खराब प्रोडक्ट आप बाहर जाके बेचने लगेंगे तो बाहर वाले भारत का बाकी प्रोडक्ट भी खरीदना बंद कर देंगे। ये दुनिया का एक दस्तूर है, और आप गलत जगह जाके गलत सामान बेच रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने देश की बुराई विदेश में जाके करेंगे तो इसको हो सकता है कि आपको वहां से फंड मिल जाए, कुछ लोग आपके साथ आ जाए विदेश में, लेकिन आप घरेलू
अगर आप वोटर्स को, लोगों को ये सोच रहे हैं कि आप देश की बुराई बाहर करके आ गए या आपने खराब बोल दिया देश के बारे में, तो इससे आपका कुछ फायदा यहाँ पर होगा वोटरों के तौर पर, या यहाँ के लोग आपको अच्छा समझेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जो गलती से वो वहां पे जाके ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। इज इट अ मिस्टेक और डेलिब्रेट अटेम्प्ट? डेलिब्रेट अटेम्प्ट तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ऐसे लोगों से भी घिर गई है, उसके टॉप जो लोग हैं वो ऐसे लोगों से घिर गए जो ऐसे हर मुद्दे पर विपक्ष में खड़े हो जाते हैं जिसमें उनको साथ में खड़ा होना चाहिए। अब वो राष्ट्रवादी चीजों, जो देश की चीजें हैं, वो उन मुद्दों पर विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। बताइए, संसद के मुद्दे पर अगर विपक्ष में खड़े हो गए तो कितनी उनको बुराई मिली, कितना खराब मैसेज गया पूरे देश भर में लोगों में कि संसद पहली बार बनी है 70-75 सालों में, अपनी भारत की संसद, खुद बनाई हुई संसद, और ऐसी संसद पे आप विरोध करने बैठ गए। अब आप विदेश में जाके कह रहे हैं कि वहां पे जो मोहब्बत की है, यहाँ थोड़ी मोहब्बत दिखानी चाहिए थी आपके हिसाब से। विदेश में आप जाके कह रहे हैं कि भारत का बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। कहाँ पर अत्याचार हो रहा है, किस जगह हो रहा है? अभी साजिद खान ने उस हिंदू लड़की को 25-30 पर चाकू से घोंप के मार दिया। अगर ऐसा ही अत्याचार हो रहा था तो इस पर दंगे हो जाने चाहिए थे, इस पर तो मारकाट मच जानी चाहिए थी। क्या मची क्या मारकाट? तो आप ये कैसे कह सकते हैं? इससे पहले भारत में पिछले 9 सालों में सबसे कम दंगे हुए, सबसे कम बम विस्फोट हुए, सबसे ज्यादा तरक्की हुई, सबसे ज्यादा रोड बने, रेलवे बनी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। ये बात ठीक है कि बेरोजगारी जरूर एक तरफ बढ़ रही है, कई चीजें और भी हैं, उन मुद्दों को आप जाके उठाइए ना, किसने मना किया है? लेकिन आप ये कहेंगे कि भारत में क्या नाम है, जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों को मार रहा है, और ये कहेंगे कि वहां नफरत चल रही है। तो ऐसा कहाँ है? नफरत होती तो लड़ाई झगड़ा होता ना, दंगे फसाद होते हैं, वो नहीं देना। विजय जी गलत जगह लगा ली उन्होंने दुकान। घर की बातें घर पे ही रखते तो ठीक था, सरे राह करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कुछ लोग कर दे वाह वाह, लेकिन क्या जरूरत थी घर की बात करने को सरे राह? क्या जरूरत थी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले, कि अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, लोग कह रहे थे भाजपा के, तो उस बारे में मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा कि मोदी और भाजपा जो है आत्ममुग्ध है। इसकी वजह से उन्हें सच्चाई समझ में आ ही नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस कहा तो खुश हो गए। उस बॉस का अर्थ यह है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत को एक फैक्ट्री की तरह चला रहे हैं, इंडस्ट्री की तरह चला रहे हैं माननीय मोदी जी, और एक बॉस की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से चले मोदी जी, उनके चलते ही ऑस्ट्रेलिया ने एक फैसला ले लिया कि भाई उत्तर भारत के लोग अब यहाँ शिक्षा के लिए आ ही नहीं पाएंगे, जो यहाँ के युवा हैं। तो भारत के खिलाफ उन्होंने फैसला लिया। ऐसे बहुत से मामले हैं। एक तरफ जब चीन के साथ झूला झूल रहे थे माननीय मोदी जी, तब दूसरी तरफ चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर गया था। तो मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे। हो सकता है पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी की टांग पकड़कर इन्हें गिराना चाहते हो, लेकिन मोदी जी बच गए। लेकिन ये तो यही कहेंगे ना कि जी, या हो सकता है कि वो ठोकर लगकर गिर रहे हो इसलिए झुक गए हो। लेकिन इतने आत्ममुग्ध है मोदी जी कि नहीं, अजीब विश्व के नेता है। अरे भैया, पहले अपने देश में तो नेतागिरी करने मोदी जी। यहाँ देश की गरीबी दूर नहीं कर पाए, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, महंगाई दूर नहीं कर पाए, देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। कौन सी गरीबी, कौन सी महंगाई? वही जो कांग्रेस शासन से हुई है पिछले कुछ सालों से, या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मोदी सरकार के राज में जो गरीबी आई है, ये एकदम यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन से और सीधी आसमान की तरफ बढ़ी है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कोरोना पीरियड में कहा था कि आपदा को अवसर बनाओ, और आपदा को अवसर बनाकर देश के पूंजीपति और अमीर हो गए और गरीब और अमीर हो गया। खुद सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो मुफ्त गेहूं पर जिंदा है। लगा लीजिए गरीबी का आलम, विदेशी कर्जे का आलम लगा लीजिए। 70 सालों में 40 लाख करोड़ और अब बढ़कर 140 लाख करोड़। आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, 70 सालों में किसी ने आरबीआई के रिजर्व फंड में चवन्नी नहीं निकाली। अब एक लाइन राहुल जी के लिए और कह रहा हूँ, राहुल जी वाली बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जी समझ चुके हैं, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं। राहुल गांधी जी जब देश में रहते हैं तो उन्हें मालूम है कि मोदी जी के दबाव में उनकी बातें जनता तक नहीं पहुंचती, तो वो विदेश चले जाते हैं। उन्हें मालूम है कि भाई सारे मीडिया को मोदी जी पीछे लगा देते हैं ताकि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी जो है भारत के अंदर रखा जाए। तो भाई उस कड़ी में मैं तो यही कहूंगा, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा।
जब राहुल गांधी जी भारत में आए, जैसे पिछली बार विदेश यात्रा पर गए थे, तो मोदी सरकार ने कहा वो तो विदेशों से मदद मांग रहे थे भारत के खिलाफ, तो हमने कहा कि भाई ये तो देशद्रोह है, आप राहुल गांधी जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए, युद्ध छेड़ने का मुकदमा दर्ज कीजिए, अगर वो, लेकिन अगर हो तभी तो ना, ये तो झूठ बरोतते हैं उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर। ठीक ठीक ठीक। महेश जी, कौशिक जी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी है, हर बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा करते थे, अब की बार क्यों नहीं ऐसा क्वेश्चन किया आप लोगों ने? मैं तो अब भी कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, ईवीएम में सेटिंग है और परसेंटेज की सेटिंग है। मुझे बताइए किसी भी चुनाव में जहां जहां भी भाजपा हार रही है वहां उनका वोट प्रतिशत क्यों नहीं गिर रहा, जबकि लोगों में उनके खिलाफ खूब नाराजगी है। तो जाहिर सी बात है जो दूसरों की वोट काट कर अपने उसमें डालते हैं, बीजेपी वालों ने कांग्रेस को जिता दिया कर्नाटक में ईवीएम को सेट करके। जिताया नहीं, मैंने सोनी जी पहले ही कहा है, जब जनता एक तरफा मतदान करेगी तो इनकी सेटिंग रखी रह जाती है, उसमें परसेंटेज की सेटिंग है। जहां जनता एक तरफा होगी वहां सच्चाई कुछ और होगी, और जहां एक तरीके से कांटे का मुकाबला होगा। आपको ये कांग्रेस पार्टी को डेलीगेशन भेजना चाहिए। एक मिनट भगत जी, कांग्रेस पार्टी को डेलीगेशन भेजना चाहिए चुनाव आयोग में और डेमो देना चाहिए, देखो सेटिंग ऐसी होती, करके बता दीजिए उनको। अच्छा मैं तो सोनी जी सुन तो लीजिए। अच्छा मुझे एक चीज तो बताइए, अरे सोनी जी देर हो गई, सुन तो लीजिए, हो जाए कहीं आजा गाना गाते रह गए। सुन तो लीजिए, मुझे एक चीज तो बताइए सोनी जी, ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी, तो क्या ईवीएम के बारे में कांग्रेस पार्टी को जानकारी नहीं है क्या? पहली बात। दूसरी बात, देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, सुनिए ना, देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। क्यों मांग कर रही हैं? 2004 में उससे जीता जाए या 2009 में जीता जाए, 2009 में, 2004 नहीं 2009 में जीता जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ जो हम ईवीएम लेकर आए हैं तो क्या हमें मालूम नहीं है महेश जी कि क्या बोल रहे हैं हम, क्या नहीं बोलना चाहिए। राहुल जी की दुकान का जो प्रोडक्ट है उसको डिफेंड बखूबी कर रहे हैं विजय जी, क्योंकि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जनता भी तय कर रही है कि ये बोल क्या रहे हैं ईवीएम के बारे में, राहुल जी के प्रोडक्ट के बारे में, वो खैर बाद में भी तय कर लेगी। किंतु इन्होंने एक आरोप लगाया कि आप यहाँ बोलने देते नहीं, अब बेचारे क्या करें, वैसे तो उनकी शादी नहीं हुई है तो घर में भी बोलने नहीं देते उनको, अभी घर में बोल तो रहे होंगे वो, तो घर में सबको पता है पत्नी बोलने नहीं देती है, उनके साथ ऐसी चीज नहीं है, तो विदेश में जाकर बोल आते हैं, लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं आप बोलने नहीं देते, तो बोलने यहाँ बोलने दो उनको, क्या दिक्कत है महेश जी? नहीं वो बोले और बोल के मतलब कम से कम देश का अपमान ना करे, देशवासियों का अपमान ना करे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा भूपेंद्र जी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मुझे एक चीज बताइए कि अगर देश में कहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा होता, कहीं जुल्म हो रहा होता, तो देश मुस्लिम जगत में इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबरदार कौन है? सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात। वहां का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और वो इसलिए नहीं मान दिया गया कि कोई उनकी जो है, उनका जो एक सोच है, समझ है, विजन है देश के लिए, दुनिया के लिए, उसके लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वर्ल्ड में, अगर किसी गिने चुने नेता को कर किसी इस्लामिक वर्ल्ड ने दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। अगर यही बात होती तो क्या मुस्लिम देश जो है मतलब कहीं इस तरह का सम्मान और इस तरह के अलंकार और इस तरह का कहीं भारत की जो एक कहना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से कहीं अपने सम्मान से नवाजते? एक बात। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का हमारा विदेश में भी शाखा है, क्या हम लोग जो है उस व्यक्ति का दुष्प्रचार नहीं कर सकते थे जो यहाँ भारतीयों को गाली देने की वजह से जिसको सजा हुई है और जिसकी सांसद सदस्यता गई है? जो आदमी, जो पॉलिटिशियन आज सजा याफ्ता अपराधी है, उसका क्या हम दुष्प्रचार जो है विदेश में करने में सक्षम नहीं है? लेकिन वो राहुल गांधी जो एक सजा याफ्ता अपराधी है, उसके बारे में हमने कमोवेश
ये सोच के कि वो भी एक भारतीय है, उसके प्रति भी हमारा उतना ही दायित्व है जितना 150 करोड़ भारतीयों के लिए है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक, अंतर यहाँ है। इसलिए मैंने कहा कि वो उपहास के केंद्र इसलिए हैं कि आज जो उपहास जो है, जो उनको यहाँ कहा जाता था, जिस शब्दों से उनको यहाँ नवाजा जाता था, आज कुछ हद तक वही छवि अपनी उन्होंने विदेश में भी बना ली है। मुबारक हो राहुल का अपना वक्तव्य, राहुल की अपनी सोच और विचार, और कांग्रेस जो है उसको महिमा मंडित करे, उनका आचमन करे, पीपी के जो है उसके कांग्रेस के लोग जो है उनका जय जयकार करें, स्तुति करें। भारत की पहचान राहुल गांधी से नहीं है, ये मैं स्पष्ट आपको करता हूँ। अच्छा, आप तो उनको फेक गांधी भी बोल रहे हैं। हमने देखा एक आपके नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आज फेक गांधी बोला उनको। जी डॉक्टर आलोक, एक गाना आया था, नीचे फूलों की दुकान ऊपर तेरा मकान। इधर राहुल जी की दुकान खुल गई है, उधर मकान विदेश में, उन्होंने पता नहीं कब कुछ दिन वहां भी बैठे रहते हैं, वो अक्सर चले जाते हैं। और बीजेपी बोले ये तो देश का अपमान। क्यों, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ये शब्द बोल रही है देश का अपमान हुआ? क्योंकि जनता बोल रही है कि भाई उनके पास तो पॉलिटिकल रूप से अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, वहाँ थिंक टैंक है तो क्या हुआ, चले जाके वहाँ अपनी रणनीति बनाते रहे, क्या दिक्कत है वहाँ? इसमें कोई दिक्कत है क्या वैसे डॉक्टर आलोक? भूपेंद्र जी को कुछ होकर क्या दिक्कत है? राहुल गांधी अमेरिका में कुछ हो बोल रहे, ठीक है, बस ये है कि देश के बारे में बोलते थोड़ा दिक्कत, अपने बारे में बोलते रहे क्या दिक्कत है? लेकिन देश उनका अकेला नहीं है ना, देश 140 करोड़ लोगों का है ना। तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि भाई ठीक है ऐसा बोल रहे, तो देखें क्या बोल रहे, कुछ दम है क्या उसमें, मीडिया तो एनालाइज करेगी। यहाँ बोलते हैं तो अभी भारत छोड़े आता है, चली टीवी ना, हमें तो सबसे दिखाने में नंबर 1 था। राहुल गांधी कैसे सो रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे टहल रहे हैं, सब टीवी में था। एक ही चीज थी, मैंने देखा है टीवी, मैंने कुछ छोड़े नहीं, जर्रे से राहुल गांधी को दिखाया है। हाँ, उसके बाद जो नाराज होते हैं उनको नहीं दिखाएगा तो अलग मैटर है। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे, किसने किया? कांग्रेस भारतीयों के विचार की उत्पत्ति नहीं है, कांग्रेस सेक्टिवल थ्योरी की उत्पत्ति है। 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के अंदर ये कैसे सोच आ गई कि रिवोल्ट हो गया, तो बोले बेटा जो चर्म से, त्वचा से तो भारतीय है, लेकिन जो सोच में भारत से नफरत करते हैं उनको इकट्ठा करो। तो 1885 में वो ह्यूम जो इटावा के डीएम भी थे, उस अंग्रेज ने एक सोच बनाई कैसे लोगों को लेके आओ, जिससे कुकर में सेफ्टी वॉल होती है ना, तो कुकर फटने से अच्छा है सेफ्टी वॉल फट जाएगा, कचरा फंस जाए तो सेफ्टी वॉल थी कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कहा पैदा